जोड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने से नहीं डरते। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अनीता आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी कंसेप्ट एंड फैक्ट्स विद अनीता मैम पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आशा करती हूँ कि पिछला जो एक टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ा था उसको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें से कुछ समझा होगा। आज भी हम एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रहेगा सर्वनाम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। नाम है सर्वनाम। सर्वनाम, सर्व मतलब सभी, नाम सभी नाम। सभी नाम क्या होते हैं? तो बच्चे बोलते हैं सर्वनाम। नहीं, हमने शुरू की क्लास में पढ़ा था सभी नाम होते हैं संज्ञा। तो मतलब क्या है इस टॉपिक का कि जो शब्द सभी नामों की जगह पर आते हैं, सभी नाम मतलब संज्ञा की जगह पर आते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक मन में ख्याल आता है कि संज्ञा के स्थान पर आते हैं, मतलब संज्ञा लिखी जाती है फिर उसकी जगह पर कोई नया शब्द लिखा जाता है और उसको सर्वनाम कहते हैं। तो हमारे मन में ये बात तो जरूर आती है कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें पहले संज्ञा लिखनी पड़ी फिर उसके स्थान पर हमें कोई नया शब्द लिखना पड़ा, सर्वनामों की जरूरत क्यों पड़ी? तो आज सबसे पहले तो हम इसी चीज को समझेंगे यहाँ पर कि सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करना पड़ा। क्योंकि हमारा काम तो संज्ञा से भी चल रहा था, फिर हमने सर्वनाम क्यों लिखा। तो एक बार हम देखते हैं। वैसे सर्वनाम का प्रयोग भाषागत मतलब सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, भाषाई सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार से आप देखते हो, अगर हम किसी एक ही शब्द को, एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमें थोड़ा सा इरिटेट कर देता है। ठीक वैसा ही यहाँ पर भी होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ते हैं हम। जैसे हमने लिखा मोहन मेरा मित्र है। मोहन मेरे पड़ोस में रहता है। मोहन बहुत सभ्य परिवार से है। मोहन के 2 भाई हैं। मोहन की माताजी एक अध्यापिका है। अब आप लोगों को ये लाइन सुन सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा है। किस वजह से? क्योंकि हम बार बार एक शब्द लिख रहे हैं मोहन। मोहन हमने जगह जगह पर एक ही शब्द का, आप सभी जानते हो मोहन एक नाम है तो ये क्या है? एक संख्या है। हम बार बार एक ही संज्ञा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जब भी एक ही संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है तो भाषा की सुंदरता को बिगाड़ देता है। तो इसी सुंदरता को बिगड़ने से बचाने के लिए एक नया तरीका निकाला गया। जैसे क्या किया गया? यहाँ लिख दिया मोहन मेरा मित्र है, उसके बाद मोहन को हटाया गया और यहाँ पर लिख दिया कि वह मेरे पड़ोस में रहता है। उसके बाद लिखा गया, यहाँ से फिर से मोहन को हटाया गया और लिखा कि वह बहुत सभ्य परिवार से है। फिर मोहन को हटाया और हमने लिख दिया उसके 2 भाई हैं। फिर यहाँ पर हमने जो लिखा था मोहन की माताजी एक अध्यापिका, हमने लिख दिया उसकी माताजी एक अध्यापिका है। अब यहाँ पर देखो, जो हमने लिखा है मोहन मेरे पड़ोस में रहता है, जो वह लिखा है वह हमने किसको लिखा है? वह कौन? मोहन। वह कौन? मोहन। उसकी किसके? मोहन के। उसकी किसकी? मोहन की। कहने का मतलब क्या है कि ये जितने भी शब्द हमने लिखे हैं ये सारे के सारे बता तो मोहन के लिए रहे हैं और यहाँ पर भी हमने मोहन ही लिख रखा था। लेकिन जब सिर्फ ये चीज लिख रखी थी तो ये भाषा हमारी सुंदर नहीं लग रही थी। लेकिन जब हमने यहाँ पर कुछ नए शब्द लिखे तो अर्थ तो वही है, लेकिन अब हमारी भाषा की सुंदरता भी बढ़ गई। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी संज्ञा के स्थान पर
जब हम कुछ नए शब्द लिखते हैं उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जब हम बार बार एक ही संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो भाषा की सुंदरता को बिगाड़ देता है। उसी सुंदरता को बिगड़ने से बचाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे परिभाषा, वही रहेगी हमारी जो हमेशा से पढ़ते आए हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आगे जो प्रश्न बनता है बच्चों, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है। सर्वनामों की संख्या, तो सर्वनाम की संख्या 11 होती है। सर्वनाम 11 होते हैं। वो 11 कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो। यहाँ सो से मतलब हमारा वह से रहता है, जैसे हम बोलते हैं ना जो पढ़ेगा सो सफल होगा, मतलब वह होगा। तो यहाँ पर हमारे सर्वनाम कितने हो गए, 11। लेकिन आप देखते हो सर्वनाम 11 नहीं बल्कि बहुत सारे लिखे जाते हैं। तो जो मूल सर्वनाम है, हमारे मूल सर्वनाम है, मुख्य सर्वनाम है, वो 11 ही हैं। लेकिन जब इनका वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो इनकी सेंस बदलती रहती है। जैसे आपने देखा यहाँ पे मैंने मैं लिख दिया, लेकिन जब आप इसको वाक्य में लिखोगे, मैंने बोल दिया मैं, आगे मैं बोल रहा हूँ मेरा घर वहां है, मैं में जैसे जैसे इनका कारक के साथ आप प्रयोग करते जाओगे तो मेरा किसका रूप है, मैं का। मुझे, ये भी किसका रूप है, मैं का। मैंने, मुझको, मुझसे। जैसे हमने लिख दिया तुमसे तुम्हारा, तुम्हारा। जैसे संबंध कारक के साथ जब आप तुम का प्रयोग करोगे तो क्या बन गया, तुम्हारा बन गया। लेकिन ये तुम्हारा किसका रूप है, तुम का रूप है। आपने, आपको, आपसे किसके रूप होते हैं, आपके। तो कहने का मतलब क्या है, जब इनका वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो इनके रूप बदलते रहते हैं, लेकिन वो सारे के सारे इन्हीं से बने हुए होते हैं। तो हमारे सर्वनामों की संख्या होती है यहाँ पर 11। तो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा सर्वनाम के भेद। ये मैंने संख्या लिखी है, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो बच्चों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम, तो सर्वनाम के 6 भेद जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखो हम शुरुआत से करते हैं। हमारा जो सबसे पहले नंबर पे आएगा वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और लास्ट में हम लिखेंगे निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो जैसा हमने संज्ञा में भी पढ़ा था कि जो वाचक होता है उसका मतलब होता है बताने वाला या बोध कराने वाला। किसके बारे में, पुरुष के बारे में। यहाँ पर हम पुरुष का मतलब सिर्फ पुरुष नहीं मानेंगे, या हम पूरी मानव जाति ही मान के चलेंगे। कोई पुरुष हो सकता है, कोई महिला हो सकती है, कोई बच्चा, बुजुर्ग, कोई भी। पूरी मानव जाति के नाम की जगह पर जो शब्द लिखे जाएंगे हमारे, वो क्या कहलाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ये 3 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम परिभाषा आप समझ ही चुके हो, जो पूरी मानव जाति, मानव जाति
के नाम की जगह पर आएंगे वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। और पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो हमारा आएगा वो आएगा प्रथम या उत्तम पुरुष। दूसरा आता है मध्यम पुरुष। और तीसरा आता है अन्य पुरुष। ये वही पुरुष हैं जिनको अंग्रेजी में हम पर्सन बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हिंदी में हम उनको पुरुष बोलते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बच्चों यहाँ पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो संस्कृत में पढ़ा हुआ होता है बच्चों ने मोस्टली 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में, तो संस्कृत में हमेशा होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। जो अन्य शब्द होता है ये संस्कृत में नहीं मिलता है। तो बच्चे इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ दोनों एक ही लिख दिए, उत्तम पुरुष तो यहाँ आना चाहिए था। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में प्रथम और उत्तम दोनों एक ही चीज होती है। ये मध्यम होता है और ये अन्य पुरुष हमारा होता है। तो बच्चों ये सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रथम पुरुष होता कौन है। प्रथम पुरुष होता है वक्ता। वक्ता हम किसको कहते हैं? जो बोलता है, जो बोल रहा है या जो बोलता है वो क्या होता है? वक्ता होता है। मध्यम पुरुष कौन होता है? मध्यम पुरुष होता है श्रोता, जो सुन रहा है वो मध्यम पुरुष है। और अन्य पुरुष वो विषय होता है या वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं वो होता है अन्य पुरुष। प्रथम बोलने वाला, मध्यम सुनने वाला और अन्य जिसके बारे में बात की जाती है। तो जैसे कोई भी व्यक्ति बोलता है तो वो खुद के लिए, जैसे जो हमने 11 सर्वनाम लिखे थे, अगर उन्हीं में से मैं बात करूं तो मैं और हम, यही होते हैं। अगर बोलने वाला एक वचन है तो मैं, अगर बहुवचन है तो हम। जैसा कि आप लोगों ने क्लास में देखा होगा बच्चों, कई बार अकेला बच्चा बोलता है जी मैंने ये काम कर लिया, जब पूरी क्लास एक साथ मैम हमने ये काम कर लिया, तो मतलब क्या है, जब बोलने वाले ज्यादा होते हैं तो हम लिखते हैं, अगर बोलने वाला एक ही होता है तो मैं लिखा जाता है। तो ये दोनों आपके किसके अंदर आते हैं? प्रथम पुरुष में। लेकिन आपको पता है वाक्य के हिसाब में अगर हम करें तो मैं से मेरा, मुझे, मैंने, बहुत सारे बन जाएंगे। हमसे हमें बन जाएगा, हमारा बन जाएगा, इस तरह से बहुत सारे बन जाते हैं। तो बोलने वाले के लिए अगर मैं बोलूं मैं कौन सा पुरुष है तो हमें पता चल गया कि ये प्रथम पुरुष है। मुझे कौन सा पुरुष है? प्रथम है। हमारा कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है। अब हम करते हैं मध्यम पुरुष की। श्रोता, जो हमें सुन रहा है उसे क्या कहते हैं? जैसे मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, तो मैंने अभी भी आप लोगों के लिए बोला आप, हम आप बोलते हैं, या फिर हम तुम बोल देते हैं। जो हम उम्र होते हैं उनको हम तुम बोल देते हैं। ज्यादा आदर्शवाचक शब्दों के लिए हम आप बोल देते हैं, तू बोल देते हैं। तो आपने, वाक्य में इनको इस तरह से भी लिखा जाता है, आपने, आपको, तुम्हें, तुम्हारा, तुमसे, तुमने आदि। तो इस तरह से लिखे जाते हैं। आगे हम देखते हैं अन्य पुरुष क्या होता है। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष तो जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो अन्य होता है। तो जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मान लीजिए 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, तो उसको कहेंगे वह क्या कर रहा है, हमने बोल दिया वह। या फिर हम बोलते हैं उसे क्या काम हो गया, उसे। उन्होंने कल बात की थी, उन्होंने। हम जिस किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे बात करते हैं उसको तो ये चीजें बोलते हैं, लेकिन जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसे, उसने। या फिर हम बोलते हैं यह। अगर वो दूर है तो हमने बोल दिया वह क्या कर रहा है। अगर वो पास में है तो हम बोल देंगे यह क्या कर रहा है, या फिर ये क्या कर रहे हैं। यह, ये, वे, उन्होंने आदि।
तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो बोलने वाला होता है वो हमेशा ये शब्द बोलता है खुद के लिए, जो सुनने वाला होता है उसके लिए इन शब्दों को बोला जाता है। बोलता श्रोता ही, यहाँ भी श्रोता ही बोल, सॉरी यहाँ भी वक्ता ही बोल रहा है, यहाँ भी वक्ता ही। लेकिन अगर वक्ता खुद के लिए बोलेगा तो ये शब्द बोलेगा। वक्ता जिससे बात कर रहा है, मतलब जो वक्ता को सुन रहा है, उसके लिए वो इन शब्दों का प्रयोग करेगा, और जिसके बारे में बात करे उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछ लिया, आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य पुरुष नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पर किसी के बारे में कहा गया है, उनको यहाँ भी किसी के बारे में कहा गया है, वे भी यहाँ भी किसी के बारे, और कहता है हमसे, तो यहाँ खुद के बारे में ही बोल रहा है वक्ता। तो ये आपका क्या है, प्रथम पुरुष है। ये तीनों के तीनों आपके क्या है, अन्य पुरुष। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था, कौन सा अन्य पुरुष नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये था हमारा पुरुषवाचक शब्द सर्वनाम। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सर्वनाम की। जो हमारा अगला सर्वनाम है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, वही बात फिर से आती है, वाचक का मतलब होता है बताने वाला शब्द। किसके बारे में, अब हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं, और सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर आते हैं। तो किसी भी संज्ञा की निश्चितता का जो बोध कराएगा, संज्ञा की निश्चितता का जो शब्द किसी भी संख्या की निश्चितता का बोध कराता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चितता मतलब क्या होता है, एक किसी चीज की सही जानकारी, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं श्योरिटी, किसी चीज के बारे में पक्की जानकारी, उसी चीज को हम बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो शब्द संख्या की निश्चितता का बोध कराएगा वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। संख्या की निश्चितता का बोध कराने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये आते हैं यह, वह, ये, यह, वह, ये, वे। अब यहां जब भी ये चीज लिखी जाती है तो दिमाग के अंदर एक विचार जरूर आता होगा, शायद आपके दिमाग में भी एक विचार आया होगा इस टाइम पे कि जो यह, वह, ये, वे हम पहले भी लिख चुके हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। और पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने इनको कहाँ पे लिखा था, जो हमारा था अन्य पुरुष, वहां पर भी हमने सेम लिखा है और ये भी सेम लिखा है। तो हमें एग्जाम में पता कैसे चलेगा, परीक्षा में हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा निश्चयवाचक है और कौन सा अन्य पुरुष है। तो बच्चों एक बार इसी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यह पुस्तक है, वह गाय है। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपने देखा था हम कर रहे थे मानव जाति का, मानव जाति के नाम की जगह यहां मैंने लिख दिया पुस्तक। अब पुस्तक क्या है, पुस्तक एक वस्तु है, एक वस्तु विशेषण ना कि ये मानव जाति के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक, ये पुरुषवाचक नहीं हो सकता। गाय किसके अंदर आता है, प्राणी के अंदर आता है, एक जीव जंतु के अंदर आता है। तो ये भी हमें पता चल गया ये मानव जाति नहीं है। तो ये वाला सर्वनाम भी हमारा कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ज्यादातर जो हम पढ़ते हैं बस इतना ही पढ़ लेते हैं और फिर हमारे मन में एक विचार आता है ये तो बहुत ही आसान था, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, इसके अंदर भी पुरुष भी पूछे जाते हैं, मानव जाति का जिक्र भी होता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राणी और वस्तु ही नहीं आते बल्कि इसके अंदर मानव जाति भी आती है। कैसे वो देखते हैं एक बार। देखो मैं दो एग्जाम्पल लिख रही हूँ, दो उदाहरण लिख रही हूँ आपके सामने। एक में हमने लिखा वह लड़का है, और एक हम लिख रहे हैं वह लड़का
पिछले साल मेरे साथ पढ़ता था। वह लड़का है और वह लड़का पिछले साल मेरे साथ पढ़ता था। तो बच्चों आपको एक चीज तो ध्यान में होगी कि जो अन्य पुरुष होता है वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। और निश्चयवाचक वो होता है जिसके बारे में निश्चित हो, हम श्योर हो जाए। तो अब ये देखो, मान लीजिए कोई भी चीज हमारे बराबर से अचानक से गुजरती, हमारा ध्यान नहीं जाता, तो हम एकदम पलट के देखते हैं क्या, तो हम यह तो लड़का था, यह एक लड़का है, यह लड़का था। तो यहाँ पर आप सिर्फ उसको लेके श्योर हुए हो, आप उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हो। यहाँ पर सिर्फ श्योर हो, निश्चित हो, आपको ये पक्का पता चल गया कि वो क्या है? लड़का है। लेकिन यहाँ पर मैंने बोल दिया वह लड़का पिछले साल मेरे साथ पढ़ता था। यहाँ पर हम उस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लड़के के बारे में बात कुछ भी नहीं कर रहे, बात तो यहाँ पर कर रहे हैं कि वो मेरे साथ पढ़ता था। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा कि ये आपका क्या है? सिर्फ श्योर हो, आप निश्चित हुए हो इस चीज को लेके, तो ये आपका हो जाएगा निश्चयवाचक। लेकिन यहाँ पर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष वो होता है जिसके विषय में बात की जाती है। तो यहाँ हम इसके विषय में, इस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये है हमारा अन्य पुरुष और ये है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा बन जाएगा? ये अन्य पुरुष बन जाएगा। तो बच्चों शायद आप लोगों का ये कंफ्यूजन जो होता है, ये दुविधा जो होती है, शायद दूर हो चुकी होगी, आपको समझ में आ चुका होगा कि जहां पर भी उसके बारे में कोई बात की जाएगी तो वो आपका रहेगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अदरवाइज वह लड़का है, यह बच्चा है, वह पेड़ है, वह लड़की है, वह महिला है, वह मेरी मम्मी है, मतलब कुछ भी सो, तो वो आपके क्या बन जाएंगे? सारे के सारे निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाएंगे। अगला हम पढ़ेंगे तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वही बात फिर से आती है हमारी। वाचक का मतलब बताने वाला शब्द, किसके बारे में? किसी भी सर्वनाम मतलब संज्ञा के बारे में। क्या बताने वाला? अनिश्चय। निश्चय होता है किसी चीज की पक्की जानकारी, और अनिश्चय का मतलब पक्की जानकारी नहीं। मतलब जो शब्द हमें संज्ञा की अनिश्चितता का बोध कराता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो शब्द संज्ञा की अनिश्चितता का बोध कराता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये होते हैं कोई और कुछ, कोई और कुछ, ये आपके आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। मतलब जब हमें किसी चीज की सही जानकारी नहीं होती, जैसे मान लीजिए हम बैठे हुए हैं, अचानक से कोई आहट होती है, तो हम कहते हैं बाहर कोई है। बाहर कोई है। हमें ये तो पता है कोई है, लेकिन कौन है ये हमें नहीं पता है, हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि वो कौन है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको कोई पक्की जानकारी नहीं है, इतना जरूर पता है कोई है, लेकिन है कौन ये आप नहीं जानते। तो ये जो शब्द होगा आपको क्या रहेगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन देखो अब मैं पिछले ही पॉइंट को फिर से इसी के साथ जोड़ रही हूँ। अगर एक बार तो हमने बोला बाहर कोई है, फिर अचानक हमने बाहर जाके देखो और हमने बोल दिया वह राम है, वह तो राम है, या वह राम है, या फिर वह लड़का है, मैंने कुछ भी बोल दिया, तो अब क्या हो गया? निश्चित हो गई। अब आपको सही पता चल गया, अब तक आपको पता नहीं था, तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। और ये क्या हो गया आपका? निश्चयवाचक। क्लियर है? जैसे हमने लिखा, हम बैठे हैं, एकदम अचानक से कुछ गिरने की आवाज आती है और हम कहते हैं कुछ गिरा है, कुछ गिरा है। हमें इतना पता है कि कुछ गिरा है, लेकिन क्या गिरा है ये हमें नहीं पता है। हमें इस चीज के बारे में नहीं पता है कि क्या गिरा है। तो यहाँ पर हमें आधी अधूरी जानकारी में, पूरी जानकारी नहीं, हम निश्चित नहीं है, हम श्योर नहीं है कि क्या गिरा है, तो ये अनिश्चयवाचक हो गया। लेकिन आपने बोल दिया वो एक
बैग गिरा है, एक पेन गिरा है, एक बर्तन गिरा है, एक बच्चे का थैला गिर गया, कोई बच्चा चलते चलते गिर गया, या कुछ भी, कोई भी आप चीज बोलते हो तो आपका क्या हो जाएगा, वो फिर निश्चयवाचक हो जाएगा, और अब आपका क्या है, ये अनिश्चयवाचक है। तो बच्चों आज हमने पढ़े हैं सर्वनाम की 3 भेद। तो अगली क्लास रहेगी हमारी जारी। आज सर्वनाम भाग 1 में हमने सर्वनाम के 3 पॉइंट क्लियर किए हैं। आपको आशा करती हूँ आप सभी को काफ़ी पसंद आएंगे, समझ में आएंगे, और कोई भी डाउट रहे तो वो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। और हम मिलेंगे बहुत जल्दी सर्वनाम पार्ट 2। धन्यवाद।